सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनि के चरणों में मेरा प्रणाम तथा उपस्थित मंचासीन अतिथियों को भी मेरा नमन। आज मैं आप सबके समक्ष वर्तमान भारत के सबसे प्रमुख मुद्दे साइबर अपराध वर्तमान भारत के समक्ष एक चुनौती पर निम्न बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज भारत डिजिटलाइजेशन के मामले में विश्व के सबसे बड़ी देशों के रूप में उभर रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व में पहले नंबर पर है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत इन चीजों में आगे तो बढ़ रहा है, परंतु इतनी डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ साथ हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या पिछले कुछ 10-15 वर्षों में आकर उपस्थित हो गई है, जो साइबर की समस्या। जिस प्रकार से भारत में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं वर्तमान में, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय है। आईपीसीसी 2025 का डेटा ये कहता है कि वर्तमान भारत में 86% लोग किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हो, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जब अगर किसी देश की 86% जनसंख्या अगर इंटरनेट से जुड़ी है तो साधारण सी बात है, अगर कोई बात अच्छी होगी तो वो बुरी भी होगी। जब 80% लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। इसका दुष्प्रभाव यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में साइबर अपराध के कारण भारत सरकार को और भारत की जनता को 24,675 करोड़ का घाटा हुआ। इतनी प्रकार की साइबर घटनाएं हिंदुस्तान में वर्तमान में चल रही है तथा वर्ष 2024 में IBPC 4 के डेटा के अनुसार 84,675 कंप्लेंट्स अलग अलग थानों में भारत में दर्ज कराई गई। ये तो वो आंकड़ा है जो सरकारी रूप से उपलब्ध है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद के साथ में साइबर अपराध होने के बाद में उस डेटा को या FIR ही नहीं कराते या उसके प्रति कंप्लेन भी नहीं करते। 84,765 लोगों ने इस साल कंप्लेन कराई। उसके अलावा इतना सारा आर्थिक नुकसान ये भी भारत सरकार को हो रहा है। और साल दर साल IBPC 5 की रिपोर्ट के अनुसार 265% वृद्धि हर साल साइबर अपराधों में होती जा रही है। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है तो उतने ही साइबर अपराध भी वापस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम साइबर अपराध पर रोक नहीं लगाएंगे तो भविष्य में ये बहुत चिंताजनक विषय बन सकता है। तो इसके निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सरकार ने 1089 हेल्पलाइन नंबर साइबर अपराध के लिए लागू किया है। अगर आपके साथ साइबर अपराध होता है और आप 1089 नंबर पर कॉल करते हैं तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी नजदीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज की जाएगी और जल्द से जल्द आपके मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साइबर प्रशिक्षण केंद्र सरकार के द्वारा जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं। साइबर संशोधन अधिनियम संविधान में संशोधन कर पारित किया गया है। युवाओं को अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से साइबर के अंदर जागरूकता प्रदान की जा रही है। ये तो सरकार कर रही है, परंतु सरकार का करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। भारत सरकार का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा अगर साइबर अपराध में जो आते हैं वो या तो छात्र आते हैं या महिलाएं आती है या वरिष्ठ नागरिक आते हैं। अब इसका कारण क्या है? अगर छात्र, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक साइबर अपराध में सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं तो इसका कारण है अज्ञानता। तो इसका एकमात्र साधन है ज्ञान। जब तक साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा नहीं की जाएगी तब तक इसका निदान नहीं हो सकेगा। हम जागरूकता पैदा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के कार्यक्रम कर हम और जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ये युवाओं का काम है कि हम जगह जगह ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें। हम घर के बड़े बुजुर्गों के पास में, अपने दादा दादी के पास में उनको इन मुद्दों के बारे में समझाएं। हमारे घर में माता बहनों के पास में जो इन मुद्दों के बारे में नहीं जानती है उनको भी इनसे अवगत कराएं और साइबर के प्रति जागरूकता समाज में पैदा करें। जब जागरूकता आ जाएगी तो अपने आप ये मामले कम होते चले जाएंगे। तो आज आधुनिकता के साथ साथ हमें आवश्यक है कि साइबर अपराध भी धीरे धीरे कम हो, तभी हम एक विकसित भारत की ओर अग्रसर हो पाएंगे। जब सरकार और इस देश का युवा दोनों आपस में मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इससे भी आगे बढ़ पाएंगे। साइबर अपराध होते कैसे? साइबर अपराध या तो ऑनलाइन ठगी के माध्यम से होते हैं, या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से होते हैं, या तो OTP स्कैम के द्वारा होता है, या फिर कोई बैंक का लोन, इन माध्यम से साइबर अपराध जगह जगह किए जाते हैं। जैसे सरकार जगह जगह
ये अनाउंस करवाती है, या अलग अलग मोबाइल पे भी जब हम फोन करते हैं किसी को तो वो बीच में कॉलिंग ट्यून आती है कि आप अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। तो इन सब बातों की जागरूकता हमें रखने की आवश्यकता है। अगर सरकार और हम साथ में मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम इससे उबर सकते हैं। अब चूंकि युवा सप्ताह में हम इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अंत में एक पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भगत सिंह युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो सदा कहते थे कि कुछ इस कदर वाकिफ है कलम मेरी रूह से कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।